सर ये करेक्ट बार करने के मैं बता। हो गया सवाल? हो गया? हाँ जी, ये सवाल हो गया सबसे? यार पानी ला दे, पानी इधर हटे, इधर हाँ जी, थैंक यू। अच्छा जी, ये सवाल हमने शुरू किया था, अब हम खत्म करना है अपने इसको। सोल्यूशन तो दिया तो है, उसके पास भी है। एक मिनट, व्हाट्सएप ग्रुप में सोल्यूशन फॉरवर्ड नहीं हो रहा है? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन आपको पेपर में आया था उसका सोल्यूशन आपके नोट्स के अंदर ही मौजूद है। सीवीपी एनालिसिस। हाँ जी, किसका? सीवीपी के 2 टेस्ट हुए हैं। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट का जो टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, बुक शॉप पे अवेलेबल है, वो टीए के पास भी अवेलेबल है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं फॉरवर्ड करता हूँ, आप परेशान ना हो। अच्छा जी, ये सवाल हमने शुरू किया था। बाइनरी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी in one common process. ऐसे ही है। Following this process, product A and B are sold immediately while product C is subjected to further processing. Following information is available for the period in 30 June 2007. हमने करना क्या है? रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। Prepare a profit and loss account for the period, identifying separately the profitability of each of the 3 main products. चलो जी, हम पहले सीधा सीधा सवाल ही शुरू करते हैं। क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है? क्या सब प्रोडक्ट्स का अलहदा अलहदा बनाना है? सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा बी और फिर आएगा जी। सी नहीं आएगा। सी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सेल होता ही नहीं है। चलो जी बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू निकाले तो प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू कैसे निकलेगा? सेल्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे। तो जरा मल्टीप्लाई करते जाए साथ साथ। 8792250 चेक कर लो। क्लियर है सबको? समझ आगे बात है। अगला पॉइंट, बी का सेल्स रेवेन्यू अगर निकालना हो 212000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 40.38 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आंसर आ जाएगा? 8560,560।
क्लियर हो गया? अब जी का रेवेन्यू उसने ऑटोमेटिकली हमें सवाल में दिया हुआ है, लेकिन बच्चों उसने जी की सेल प्राइस नहीं बताई। जी की सेल प्राइस उसने नहीं बताई, लेकिन क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? जरा मुझे बताइएगा, जी की सेल प्राइस क्या आएगी? $31.95 कैसे आया? तो क्लियर है सबको? वो क्या गिवन है? रेवेन्यू। ये क्या गिवन है? यूनिट्स। तो रेवेन्यू को यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे, सेल प्राइस आ जाएगी। सेल्स कितनी हुई? 94,000। जैसे ये सारी लिखी हुई है, उसके सामने वाले लिख रहा हूं। अब अगला सवाल ये है कि प्रोडक्शन कितनी हुई? प्रोडक्शन कितनी हुई? क्या सबको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। क्या जी का ओपनिंग स्टॉक भी है? कितना है? 10,000। क्या ये भी नजर आ रहा है? ये पॉइंट नंबर 4 में सब कुछ गिवन है, गौर से देखते जाओ और बताते जाओ। 8,000 केजी ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्शन कितनी हुई है? प्रोडक्शन कितनी हुई है? किधर लिखा है? ऊपर के दरमियान में 96 केजी। ऊपर के दरमियान में पॉइंट नंबर 3। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये 96 सबको नजर आ गया, 8,000 सबको नजर आ गया, 94 सबको नजर आ गया। सेल प्राइस कैलकुलेट हो गई है। ये सारा डाटा पता होना जरूरी है ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों, क्या जी का रेवेन्यू सीधा सीधा सवाल में गिवन है? 3003। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे टोटल का कॉलम बनाया जा सकता है। इन तीनों को टोटल कर लें। 20356110। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं रिक्वायरमेंट है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं जरा। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आखिरी कॉलम ही आना है। ऐसी है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो टोटल कॉलम होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट वाइज कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रोडक्ट वाइज नहीं होता, टोटल होता है। क्या ये बात समझ आ गई सबको? अब रेवेन्यू के बाद क्या माइनस होता है? कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ए का तो है ही नहीं, बी का भी नहीं है, लेकिन क्या जी का है? जी का देखो 8,000 केजी ओपनिंग स्टॉक है, तो 8,000 केजी की वैल्यू भी खुद बताई हुई है आई कैप में, 172,800। क्या ये सबको क्लियर है? तो बच्चों टोटल वाले कॉलम में भी आ जाएगा ऐसी। अब यहां पे क्या चीज आती है? और परचेजेस आती होती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब हम बड़े हो गए, अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। उसके लिए हमें करनी पड़ेगी वर्किंग। वर्किंग क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जॉइंट कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? एलोकेट करना पड़ेगा ऐसी। तो यहाँ पे करेंगे वर्किंग नंबर 1। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। बच्चों, क्या हमें जॉइंट कॉस्ट अवेलेबल है? क्या प्रोडक्ट हमें पता है? ए है, बी है और सी है। जी तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्शन जॉइंट प्रोसेस से प्रोडक्शन किसकी हुई थी? ए, बी और सी की हुई थी। और जॉइंट कॉस्ट ये है 1,791,5,800। और एलोकेशन बच्चों सवाल में उसने बताया है कि कैसे होनी है।
जरा पढ़ लो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अ पोर्शन अमंग ए बी एंड सी ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट मींस फिजिकल यूनिट बेसिस। तो बच्चों क्या ए का फिजिकल आउटपुट 3,35,000 kg है, बी का 295, सी का 134? ये सवाल में भी कहीं पे उसने बताया हुआ है, ये देख लो जरा, ऐसी। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी या प्रोडक्शन या आउटपुट लिख लेंगे। ए का कितना आउटपुट है? 3,35,000। बी का कितना है? 2,95,000। सी का 1,34,000। टोटल आउटपुट निकाल सकते हैं 7,64,000। और यहां पे आना है जी जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट कितनी थी जी? 17,915,800। हाँ जी। तो क्या बच्चों आप मुझे ए की जॉइंट कॉस्ट का हिस्सा बता सकते हो? कैसे? 3,35,000 डिवाइडेड बाय 7,64,000 मल्टीप्लाइड बाय 17,915,800। 7,855,750। चेक कर लो। हाँ जी, बी का आंसर क्या आता है? 6,917,750। और सी का 3। बच्चों पर यूनिट कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट थर्टी 23.45। क्या ये सबका आंसर सेम आ रहा है? ये कैसे चमत्कार हो गया? हाँ जी बच्चों, ये बताइएगा जरा, ये पर यूनिट कॉस्ट सबकी सेम कैसे आ गई? ये तो पहले आज तक कभी नहीं आई। बच्चों याद रखना, जब आप जॉइंट कॉस्ट, इसके दो कंडीशन है। जब आपकी जॉइंट कॉस्ट यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से एलोकेट होगी तो पर केजी कॉस्ट आपकी सेम आएगी। क्लियर? दूसरी बात, पहली कंडीशन समझ आ गई। दूसरी कंडीशन, आपके ए बी सी में से ये जो हमने कॉस्ट निकाली है, ये जॉइंट कॉस्ट है कि टोटल कॉस्ट है? पर यूनिट टोटल कॉस्ट नहीं है, जॉइंट कॉस्ट है। लेकिन ए और बी की टोटल कॉस्ट भी यही है। क्यों भला? इसमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही, लेकिन सी की फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है, तो सी की ये टोटल कॉस्ट नहीं है। स्टोरी समझ आ गई ना? ए और बी की टोटल कॉस्ट है, फाइनल कॉस्ट यही है। क्यों? क्योंकि इसमें मजीद फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही। अगर ए और बी में भी फर्दर प्रोसेसिंग होती तो पर यूनिट टोटल कॉस्ट तीनों की सेम ना। पहली बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अगर आप देखें, पॉइंट ये है कि जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा है उसकी जॉइंट कॉस्ट भी ज्यादा है, जिसकी प्रोडक्शन कम है उसकी जॉइंट कॉस्ट भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि जिसके यूनिट कम बने हैं उसकी जॉइंट कॉस्ट क्या आ रही है?
तो डेफिनेटली पर यूनिट कॉस्ट सेम होगी, तभी तो ऐसा हो रहा होगा। हाँ जी, ये बात समझ आ गई। हाँ, कॉस्ट पर यूनिट सेम आ गई तीनों। नहीं, अब ये सी की फाइनल नहीं है, अभी ए और बी की फाइनल है, लेकिन सी की फाइनल, सी में मजीद लेबर और मजीद ओवरहेड लगना है। ठीक हो गया, सी की फर्दर प्रोसेसिंग होनी है। यहां तक स्टोरी समझ आ गई। अच्छा, हमने 3 मेथड पढ़े जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने। पहला तो फिजिकल क्वांटिटी वाला है, दूसरा कौन सा है, सेल्स वैल्यू। तो अब सोच समझ के जवाब देना। और हमने बातें शुरू की थी क्रूड ऑयल की, हमारा टॉपिक क्रूड ऑयल से शुरू हुआ था। क्या डीजल, पेट्रोल और हाई ऑक्टेन की सेल्स वैल्यू सेम होती है? तो जब हमने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है सेल्स वैल्यू की बेस पे, और चूंकि सेल वैल्यू तीनों की सेम नहीं है, तो क्या तीनों की पर यूनिट कॉस्ट फिर सेम आएगी? नहीं, तीनों की पर यूनिट कॉस्ट भी सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम सेल्स वैल्यू की बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सेल वैल्यू तीनों की सेम नहीं है, तो लिहाजा पर यूनिट कॉस्ट भी सेम नहीं आएगी। स्टोरी समझ आ गई। और एनआरबी वाला पॉइंट भी यही है। एनआरबी वाला पॉइंट क्या कहता है, सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ऐसे ही है। और वो भी डेफिनेटली सेम नहीं होगी, तो लिहाजा उसकी भी पर यूनिट कॉस्ट सेम। सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में पर यूनिट कॉस्ट सेम आएगी, वो कौन सी सूरत है? जब आप फिजिकल क्वांटिटी की बेसिस पे कॉस्ट को एलोकेट करोगे, तो आपकी बेसिक अजम्पशन क्या होगी? आपकी बेसिक अजम्पशन यही होगी कि आप उसको क्या कर रहे हो। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। क्या बच्चों, ओपनिंग स्टॉक तो खैर नहीं था इस सवाल में। क्या हमें ए और बी की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइनल नजर आ गई है? ए और बी की तो फाइनल है, सी की फाइनल नहीं है। तो चलो ए और बी के तो लिख लेते हैं। ए की फाइनल कॉस्ट क्या है जी? 7855,750। ये वर्किंग नंबर 1 है। यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दे दिया। ए की ज्वाइंट कॉस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगी कॉस्ट? 7855,750। और बी की 691,750। क्लियर हो गया? अब यहां पे क्या कॉस्ट आनी है, ये असल सवाल है। अब ये आएगी वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 क्या है जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ प्रोडक्ट जी। बच्चों, क्या ये जो कॉस्ट है 3142,300, ये मैं कह सकता हूं कि ये जी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल है? सोचो जरा। सी क्या है? बेसिकली रॉ मटेरियल है। किसका? जी का। तो मैं कह सकता हूं रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ सी 3142,300, ये यहां पे लिखा जा सकता है। लेकिन बच्चों, ये 3142,300 कितने यूनिट बनाने की कॉस्ट आई है? क्या वाकई 1,34,000 kg यूज हुआ है जी के लिए? 1,28,000 यूज हुआ है। इसका मतलब है 6,000 kg माइनस होगा ताकि 1,28,000 kg आ जाए। सोचो जरा। तो ये 6,000 kg कह सकता हूं कि ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है। क्या ये यहां से माइनस होना चाहिए? अब सवाल ये है कि ये माइनस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? बच्चों, वो 1,34,000 को 3142,300 पे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 23.45। और कितने यूनिट मेरे अभी पड़े होंगे? 6,000। तो मल्टीप्लाई कर दें 6,000 से, 140,700। तो बच्चों, मैं कह सकता हूं कि ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है।
रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3001600। क्लियर सबको? 3001600। अच्छा जी बच्चों, क्या इसमें लेबर कॉस्ट ऐड होगी? लेबर कॉस्ट कितनी है? 5558 500। क्या बच्चों हम इसको प्राइम कॉस्ट कहते होते हैं? वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का फॉर्मूला दिमाग में लेके आओ। तो प्राइम कॉस्ट क्या आ जाएगी? 3561601000। क्लियर? इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स, बच्चों ये प्रोडक्शन ओवरहेड बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड ही होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के 2-3 नाम हैं, आज के बाद आपने याद रखने हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी इसी को कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड भी इसी को कहते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड भी इसी को कहते हैं। 3 नाम है फैक्ट्री ओवरहेड के। तो आई कैप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकता है। कौन कौन सा? प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कितना है जी? 277 244 700। क्लियर हो गया? लेकिन बच्चों इसमें से लेस होना है कुछ। क्या बोला? बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट। याद करो कितनी थी? 8000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 80,000। याद करो याद करो याद करो। ये जरा देखो, ये 80,000 यहां पर माइनस की थी हमने। बच्चों हकीकत में मैं ये वाला डाटा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं नीचे। 5,58,000 मैंने जमा किया, 2,44,700 जमा किया, तो 80,000 क्या होगा? हकीकत में ये वाली वैल्यू आनी चाहिए मेरी, ऐसी। जरा देखते हैं। बच्चों जरा गौर से देखो, ये वाली वैल्यू जमा हो रही है, ये वैल्यू जमा हो रही है, और ये वैल्यू क्या नहीं है? तो हकीकत में 7,23,000 बनता है जो ऊपर आया हुआ है। इन तीनों को नेट करके देखो जरा। क्या 7,23,200 बनता है? ये जो वैल्यू आ रही है 7,23,200, यही बेसिक डाटा मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ठीक हो गया? आंसर बताओ जरा मुझे फाइनल। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3724800। ऐसे ही है? अच्छा जी बच्चों, 1,28,000 केजी में से 8,000 केजी माइनस हो तो 1,20,000 केजी बचते हैं। ऐसी है? लेकिन 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 हमारे पास जो प्रोडक्शन हुई है उसके हिसाब से तो ये कितने केजी हैं? बाकी केजी किधर गए? कितने केजी जाया हो गए? हाँ जी बच्चों, जहां पे देखो मेरी बात सुनो, जरा गौर से पढ़ना, गौर से। पॉइंट नंबर 3 को गौर से पढ़ना। वो कहता है 1,28,000 kg of C were further processed during the period and converted into 96। क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक बचा है? क्या तो बता नहीं सकता। अगर कोई बचा होता तो बता ना सकता था कि भाई इतना बड़ा क्लोजिंग स्टॉक है।
मेरा पॉइंट। अच्छा जी, और हाँ जी, यहां तक की बात समझ आ गई। तो ये कौन सा लॉस है? मैंने बताया आपको, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा लॉस होता है? नॉर्मल लॉस होता है, मतलब ये प्रोडक्शन का लॉसेज है। अब पेट्रोल आप देखें, एक ट्रक से एक दूसरे ट्रक में पेट्रोल जब ट्रांसफर करते हैं तो कोई पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है क्या? ट्रांसफर करने के लिए इवेपोरेशन का होना अनअवॉइडेबल है। क्या अवॉइड किया जा सकता है उसको? क्या ये अनअवॉइडेबल है? इवन के पेट्रोल एक ट्रक से दूसरे ट्रक में ट्रांसफर करते वक्त क्या हो जाता है? इवेपोरेट, जाया हो जाता है। 1000 लीटर पेट्रोल ट्रांसफर करना है तो को 5-10 लीटर पेट्रोल इवेपोरेट हो ही जाएगा। तो ये कौन सा लॉस है? ये नॉर्मल लॉस है। इसको कभी हम अवॉइड करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन अगर पूरे का पूरा ट्रक की जो है वो तालबान चोरी कर ले, ये कौन सा लॉस है? ये अब नॉर्मल लॉस है। अच्छा, क्या ये बात समझ आ गई? 96,000, तो उसके लिए फिर क्या कराएंगे? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कराएंगे कि यार चलो कोई खर्चा पानी उनको दे दे, तो वो हम क्यों दें, इंश्योरेंस वाले दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, बरल और नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस की स्टोरी पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? याद है आपको? नॉर्मल लॉस में स्क्रैप वैल्यू भी आती है, तो स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाएगी। लेकिन अब नॉर्मल लॉस अलग से रिकॉर्ड होता है, वो कभी भी मैन्युफैक्चरिंग को चार्ज नहीं होता, ऐसे ही है। अच्छा जी बच्चों, क्या हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे जो 24,000 यूनिट का लॉस हुआ है वो कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट इसके अंदर शामिल है? मुझे बता दो जरा, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट इसके अंदर शामिल है? क्या शामिल ही रहनी चाहिए या उसको अलहदा करना चाहिए? शामिल रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन उसके बगैर हो नहीं सकती। अगर अब नॉर्मल लॉस होता तो यहां से माइनस कर लेते, उसको सेपरेट कर देते। नॉर्मल लॉस को सेपरेट नहीं करेंगे बच्चों। अगर मैं इसको इस पे डिवाइड कर दूं तो मेरी जी की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी कि एक यूनिट जी का बनाते बनाते कितना खर्चा आ चुका है। 38.8 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है। क्या ये बात समझ आती? नहीं समझ आई? हाँ जी। अब अगला सवाल ये है कि सर जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस जमा होना चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस माइनस होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सवाल में उसने वर्क इन प्रोसेस की बातें बताई हैं? पूरे सवाल में कहीं पे भी वर्क इन प्रोसेस है? नहीं है। तो क्या अज्यूम करेंगे? नहीं, सब कुछ कंप्लीट। ठीक है जी, कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तो सारे यूनिट्स 100% मुकम्मल हो चुके। हाँ हो सकता है, लेकिन उसने बताया है। हाँ, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या अज्यूम करेंगे? नॉर्मल लॉस। ये मैंने बताया। क्वेश्चन के नीचे नोट भी है, नोट पढ़ लें। इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन देन अज्यूम दैट एनी लॉस इज नॉर्मल लॉस। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, ये तो आपने करना ना, मैं फाइफो से करूँगा जी। 80,000 माइनस किया है। अब ये जरा पढ़ लीजिएगा। ये कह रहा है सेल प्रोसीड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट आर एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जी। ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट, ये वही ट्रीटमेंट है जो आप कहती थी सबसे ज्यादा लॉजिकल ये बनता है, और वही आपको भूल गया है। हाँ, उसमें से माइनस होगा। तो ये जी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जरा देखिएगा ऊपर क्या लिखा हुआ है।
हाँ तो जी की कॉस्ट में से ही माइनस होगा ना। पढ़ लो क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ लो। एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जी, उसका रेवेन्यू कहां से माइनस होगा? जी की कॉस्ट में से। तो जी की कॉस्ट में से माइनस कर रहे हैं जी। हाँ हाँ, जहां से मर्जी माइनस कर लो, कोई इशू नहीं है, माइनस ही होना है, जहां मर्जी माइनस कर ले। 372 यही आना ना, यही आना। किसके बाद? देखिए हमें कोई मसला नहीं जहां से मर्जी माइनस करे, सवाल मेरा ये है कि मेरा फाइनल आंसर ये आएगा। सोच लो, या सीधा ऊपर माइनस करें, बीच में माइनस करें, नीचे माइनस करें, क्या फाइनल आंसर ये है? ये बता दो। ठीक है कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा क्या आंसर आएगा? 38.8 आ गया जी। अभी हौसला हौसला हौसला। बच्चों मुझे बताओ, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है? क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस सवाल में नहीं बताया, तो नहीं है। तो 3724800 क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं जहां पे क्वेश्चन मार्क है? असल सवाल तो ये कर रहे हैं ना हम। 372 क्या रहेगा? 3724 चेक कर लो, यही है 3724800। बच्चों इन तीनों का टोटल कर सकते हैं, ये वर्किंग नंबर 2 से निकला है। ओके तीनों का टोटल कर लें, शाबाश शाबाश शाबाश। 1815 और किसको टोटल कर ले, पहले ये बता दो। 1849 और प्लस माइनस तो सही कर लो यार, एक चीज आपके ऊपर छोड़ी है। क्लियर है सबको? बच्चों इसके बाद क्या चीज माइनस होती है? क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे ही है? क्या प्रोडक्ट ए का कोई क्लोजिंग स्टॉक है? कितना है? है ही नहीं? बता दो है कि नहीं है? प्रोडक्ट ए का। क्या किसी जमाने में मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया था? क्या भूल गए हो? सबसे शुरू में याद करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आपको मैंने पढ़ाया था कि एक सवाल आपको ऐसा आएगा जिसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं होगी, याद है? उसमें मैंने आपको बताया था वर्किंग नंबर 1 क्या होगी? वर्किंग नंबर 1 ये होगी कि हो सकता है आपको यूनिट्स पता ना हो, तो इस इक्वेशन से यूनिट्स निकाले जा सकते हैं। बच्चों ओपनिंग स्टॉक तो कोई नहीं, प्रोडक्शन है 3,35,000 यूनिट। क्या सेल भी है 2,85,000 यूनिट? तो क्लोजिंग स्टॉक निकल सकता है। सोचो जरा। तो मैंने कब कहा कि नहीं होगा? हाँ जी, क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं है? 50,000। बच्चों 50,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है। अगला सवाल ये है क्लोजिंग स्टॉक की पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 23 पॉइंट, उससे मल्टीप्लाई कर दें 11,72500। क्या ये माइनस होना है? सोच लो। अब बी की कैलकुलेशन आपसे गलत ना हो, बी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। क्या बी का क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल सकते हो? पहले तो यूनिट केजी बताओ ना, बी के कितने केजी हैं? 83,000 केजी हैं, और बी की पर यूनिट कॉस्ट भी सेम है 23.45। मल्टीप्लाई कर दें
1946350। क्या ये भी माइनस होना है? अब अगला सवाल बच्चों, सोच समझ के जवाब देना। जी में आप लोगों से गलती होगी, 100% गलती होगी, एडवांस में बता रहा हूं। अच्छी बात है। मुझे आपने बताना है जी का क्लोजिंग स्टॉक के कितने केजी पड़े हुए हैं। कोई नहीं, 6000। बच्चों मैंने सी कहा है कि जी कहा है? जी। ये जरा गौर से देखो, कॉलम जी का बन रहा है कि सी का? तो इसलिए गौर से कोई भी 2000। वेरी गुड खान साहब। फार्मूला अभी बताया मैंने आपको। फार्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्या जी का ओपनिंग स्टॉक है? क्या प्रोडक्शन है? क्या सेल है? तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक किसने कहा है 2000? वो बंदा मेरे सामने आए। और तेरा मैं की करा यार, तू मेरे 2000 कहां से सोचा तुम? 2000 रह गया तो 8000, वो जो ऊपर 8000 वो 94,000 में शामिल है। अच्छा शामिल है, वेरी गुड, शाबाश। है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सारा कुछ इसी पर अप्लाई होना है। सोचो, क्या 96,000 फ्रेश प्रोडक्शन है? सोच लो। हाँ जी, कितने यूनिट बच गए? 10,000 यूनिट बच गए बच्चों। और जी की पर यूनिट कॉस्ट क्या आई थी? 38.8। 10,000 यूनिट को 38.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 लाख। हाँ जी, तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा? अल्लाह करे टोटल आ जाए 24516। चलो और ना करो यार, 350। ठीक है। तो बच्चों असल मसला ये नहीं है कि सवाल नहीं आता, असल मसला ये है कि जमा नफी नहीं आता। अब जमा नफी आएगा तो सवाल कंप्लीट होगा। हाँ जी, हाँ जी, गलत है। अच्छा जी, ये देख लें ए और बी की, ये ज्वाइंट कॉस्ट की कैलकुलेशन में 23.45। हाँ हाँ, क्योंकि इसके ऊपर ए और बी के ऊपर मजीद 1 रुपए का खर्चा भी नहीं हुआ। सोचो। हाँ हाँ जी बच्चों, क्या कॉस्ट ऑफ सेल की फाइनल फिगर आ सकती है? बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक 6683250। इस का टोटल करें। हाँ जी, हाँ इसकी क्लोजिंग स्टॉक की सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू 372। ना करो यार,
3509,600। बच्चों ये ऊपर वाले रेवेन्यू में से माइनस होनी है, तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 2109,000, 3589,160, 506300 नेगेटिव में, 5066 है, ये माइनस में है। नेट टोटल कर ले, टोटल टोटल टोटल। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जी में लॉसेस हो रहे हैं। यही तो कल इस्तेमाल करनी है हमने। 5191,860। तो बच्चों अब आपको पहली दफा आज एहसास होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कभी कुछ रिजल्ट समझ नहीं आते जो कॉस्ट अकाउंटिंग से समझ आते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमेशा टोटल का कॉलम बनना है, तो हमेशा टोटल में तो आपको प्रॉफिट ही नजर आना है। सोचो जरा, टोटल कॉलम में तो क्या है? प्रॉफिट। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी में तो लॉस आ रहा है। तो जी आपका प्रॉफिट खा रहा है। कौन सा प्रॉफिट? जो आपने ए और बी से कमाया। क्या ये बात समझ आ रही है? जी अगर ना बनाते तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा होता। सोचो जरा, वो 506300 ने हमारे इस प्रॉफिट को कम कर दिया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने फायदे होंगे, लेकिन क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने फायदे हैं? तो जो चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में समझ नहीं आती, कॉस्ट अकाउंटिंग उसको एक्सप्लेन कर देती है कि यार जी को प्रोड्यूस ना करो अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। स्टोरी समझ आएगी? अच्छा जी, लेस यहां से क्या माइनस होना है? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ऐसे ही है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस वर्किंग नंबर 3। अगर मैंने क्या किया बच्चों? सेलिंग एंड एडमिन की एक्सपेंसेस की एलोकेशन ए बी सी में होगी कि ए बी जी में होगी? ए बी जी में होगी। क्या ये बात समझ आ गई? और उसने बताया है हमें कि सेलिंग एंड एडमिन का टोटल खर्चा कितना है? 25 लाख। 25 लाख वर इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। दीज आर allocated to all the main products based on। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों, मुझे आपने गाइड करना। क्या ये सेलिंग एंड एडमिन का ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से होना चाहिए कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से होना चाहिए? सोच लो। सेलिंग सेलिंग सोचोगे तो समझ आ जाएगी। सेलिंग का मतलब होता है कोई सेलिंग में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई होगी, कोई मार्केटिंग आई होगी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स फोर्स की सैलरियां, वो गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया होगा। तो वो गाड़ियां प्रोडक्शन को लेके घूम रही हैं कि सेल्स को लेके घूम रही हैं? प्रोडक्शन को। यार सेल्स को आप फोन करते हो, हेलो पिज्जा हट एक पिज्जा, तो वो सारा ही प्रोडक्शन लेके आ रहा है कि सिर्फ जो चीजें बिकी हैं? हाँ, तो सेल्स पे खर्चा आएगा कि प्रोडक्शन पे? प्रोडक्शन पे तो हो सकता 10 पिज्जा किए हो, लेकिन बेचा कौन सा है? एक। वो ये सोच रहा होगा कि क्योंकि मेरा वो मोटरसाइकिल के पीछे डब्बा बड़ा है, मैं उसमें 10 पिज्जा ठोस लूं। चलो चलो ठीक हो गया। हाँ जी बच्चों, सेल प्राइस ए बी की क्या आएगी? क्या सेल प्राइस गिवन है? कितनी?
30.85, बी की है और सी की है। क्या ये तीनों की सेल प्राइस यहाँ पे गिवन है? चेक कर लो। 31.95, 40.38, 30.85। हाँ जी, वो कॉस्ट की अल्लाह के बंदे, कॉस्ट पर यूनिट। क्या ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा जी, अब सेल्स क्वांटिटी लेंगे कि प्रोडक्शन क्वांटिटी? सेल्स क्वांटिटी लेंगे। ए के कितने यूनिट बेचे जी? हाँ, ओ वेरी गुड, शाबाश। अब आपको समझ आई है कि हो क्या रहा है। ये लॉस अब समझ आया आपको? ये लॉस कहां से आया? वाह वाह वाह, है? मतलब आपको भी अल्हाम होना शुरू हो रहे हैं। आप भी माशाल्लाह पहुंचे हुए बुजुर्ग बन सकते हैं। ठीक है, मुल्तान में एक बाजार और बन सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले बाबा। ठीक है जी। हाँ जी, सेलिंग एंड एडमन। सेल्स क्वांटिटी, ए के कितने यूनिट सेल किए थे? 2,85,000। बी के कितने यूनिट सेल किए थे? 2,12,000। सी के कितने किए थे? जी के 94,000 kg। बच्चों ये सेल्स क्वांटिटी थी, अब सेल्स वैल्यू आ जाएगी। 2,85,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 8792250 8560560 3003300। ये वैल्यू कहीं देखी देखी से लगती है, क्वेश्चन में गिवन थी। अच्छा जी, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस टोटल कितने हैं? 25 लाख, ऐसे ही है। सेल्स वैल्यू का टोटल निकाल लें, 203561110। क्लियर है? हाँ जी, आंसर निकाल लें। 10798051051। क्या है? समझ नहीं क्या कह रहे? गलत है। हाँ, क्वांटिटी सोल्ड ही है, ठीक है। देखें यहाँ पे सुन ले मेरी बात, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पॉइंट यहाँ पे अजम्पशन है बेसिकली, और अजम्पशन हमने लेनी है जो ज्यादा रियलिस्टिक है। ये बेसिकली कौन से खर्चे हैं? सेलिंग एंड एडमन। तो सेलिंग एंड एडमन का ताल्लुक प्रोडक्शन से होना चाहिए कि सेल से होना चाहिए? सेल से होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे? सेल्स वैल्यू। कैसे लेंगे? सेल प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेल्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले सवाल में आपने मुझे ये नहीं बताया था यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब जरा गौर से सुनो सुनो सुनो। प्रोडक्शन वाली जब वैल्यू लेते हैं बच्चों, सवाल जरा इधर आओ वापस, जरा ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। जब हमने प्रोडक्शन की बेस पे वैल्यू लेनी होती है तो वो आई कैप कौन सा वर्ड यूज करता है? मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ऐसे ही है। इससे पिछले सवाल में चलते हैं। ये देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग मार्केट वैल्यू मेथड मींस
सेल्स वैल्यू मेथड, ऐसे ही है। यहाँ पे भी ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन करनी है तो प्रोडक्शन की बेस पे होगी कि सेल की बेस पे? ओ खोते हो, प्रोडक्शन की बेस पे होगी। ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन हमेशा किस पे होती है? प्रोडक्शन की बेस पे होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमने पढ़ा था कुछ, एक आपने हाइपर देखो, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ऐसी है सेल्स वैल्यू एट। अब बात स्प्लिट ऑफ की हो रही है कि सेल की हो रही है? स्प्लिट ऑफ। फोकस क्या हमारा? स्प्लिट ऑफ। और टोटल कॉस्ट है जिसको हमने क्या करना है? एलोकेट। तो एलोकेट करने के लिए प्रोडक्शन लेंगे कि सेल लेंगे? प्रोडक्शन लेंगे। ठीक हो गया। लेकिन सेलिंग एंड एडमिन के बारे में हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? प्रोडक्शन के सेल? सेल्स। ये बात याद रखनी है आपको, क्योंकि ज्यादा बेहतर अजम्पशन ये है। हाँ जी, तीसरी वैल्यू बताएं जरा क्या आती है? 368,845। हाँ जी बच्चों, सेलिंग एंड एडमिन की पहली वर्किंग बता दें मुझे। 1079,805 माइनस करेंगे। नेक्स्ट 1051 350 368845। ये माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा टोटल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट कितनी बनती है? 25 लाख। हुआ? हाँ हाँ, वो सेलिंग एंड एडमिन में आ रहेगा। टोटल क्या? हाँ वही है, नेट प्रॉफिट वही है, ग्रॉस प्रॉफिट में फर्क आएगा, नेट प्रॉफिट वही आएगा। हाँ जी, तो बताओ बच्चों क्या आंसर आता है? और ये आंसर बता दो आज की तारीख में। 1029,195। अगला 2537,810। तीसरा 875,145 माइनस में नेट प्रॉफिट टोटल 269,186। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा जी, एक सवाल मैंने किया है, एक सवाल आप करेंगे, कौन सा? प्लाटिनम लिमिटेड। बच्चों इसमें आना है नॉर्मल लॉस का स्क्रैप। क्या आपको याद है नॉर्मल लॉस के स्क्रैप का क्या किया करते थे? वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से माइनस होता था, याद आ रहा है? तो ये नॉर्मल लॉस अगर मार्केट में सेल हो सकता है तो उसका स्क्रैप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से माइनस करेंगे। बस ये इसमें एक नया पॉइंट है। ठीक है जी। चलो जी छुट्टी। ओए अगली लाइन वालों, तुसी या तो पीछे चले जाओ या इत्थे आ जाओ। इत्थे अगली क्लास में मसला हो जाता है। तीसरा फारग है, वो तीसरे के बावजूद मसला हो जाता है। हैं? 2650 सही है जी, 35 होनी चाहिए, 35
मोहम्मद यासर 10K कैसे आया? आप फार्मूला लगाओ अल्लाह के बंदे, 10K कैसे आया? ये वाला फार्मूला लगाओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल प्लस, और ये तीसरा बेंच आपने छोड़ देना। ये ओपनिंग स्टॉक है आपके पास, ये जरा गौर से देखो, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये प्रोडक्शन है, ये सेल है। तो क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल सकते हो मोहम्मद यासर, क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल सकते हो। उसमें क्या हुआ जी? अच्छा फीस आई है, ठीक है, चेक भी आया होगा। अच्छा हाँ, तो आप आई कैब को कॉल कर लो, कोई मसला नहीं, आई कैब के नंबर पे कॉल करो, उनसे बताओ कि सर मैंने इतनी फीस जमा करवाई है। उन्होंने एनुअल मेंबरशिप तो नहीं थी, एनुअल सब्सक्रिप्शन, हाँ तो वो नहीं ना वापस करेंगे। तो इसकी पेपर फीस कितनी बनती है? 35 अच्छा, चलो फोन करके पता कर लो, बता देंगे इंशाल्लाह, कराची का। अब नॉर्मल लॉस होगा तो अब नॉर्मल लॉस को हम टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करके, अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स पे भी डिवाइड करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से सेपरेट कर देंगे। तो मैंने पहले करवाई थी नॉर्मल लॉस की वर्किंग, अगर परेशान ना हो कल मैं दोबारा करवाऊंगा, ठीक है यासर मियां? सर हाँ जी हाँ जी, हेलो सर आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर इसी क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज की बेस पे करते हैं तो डिफरेंस मेरे ख्याल से सिर्फ जी के क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। हाँ, क्या कह रहे हो? अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इसी क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज की बेस पे करेंगे तो मेरे हाँ ख्याल से जी, डिफरेंस आएगा वो जी के क्लोजिंग स्टॉक पे आएगा। हाँ जो डिफरेंस आएगा उसी के क्लोजिंग स्टॉक पे आएगा। क्यों? क्योंकि उसी में तो ओपनिंग स्टॉक है, बाकी और किसी में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। मतलब इसमें और ओपनिंग स्टॉक, सर ये जो कॉस्ट है आपकी ये नहीं आएगी, जी सर ठीक हो साथ गया। में क्वेश्चन था कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमने कब डिस्कस किया था? ये हमने शुरू में जब हमने डिस्कस किया था, इन्वेंट्रीज पढ़ी थी ना, इन्वेंट्रीज के बाद मैंने नहीं, इन्वेंट्री से भी पहले पढ़ा था हमने, सबसे पहला सर लेक्चर। तो फिर ये काइंड तो ये फिर रिपीट कर दीजिएगा कल, क्योंकि वो लेट ज्वाइन किया था मैंने। नहीं तो आपको ऑनलाइन की एक्सेस नहीं मिली हुई पोर्टल की? सर पोर्टल की अभी नहीं मिली मुझे। आप पोर्टल की एक्सेस लें, आप वो शहजाद को टीए को कॉल करें तो वो आपको जी पोर्टल की एक्सेस दिलवाएगा, उस पोर्टल की एक्सेस पे ठीक सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है। है। और सर लास्ट क्वेश्चन था कि कॉस्ट पर यूनिट जोन सी है वो सेम कब आएगी, वो रिपीट बताइएगा जरा। जब आप अपने ज्वाइंट कॉस्ट को ना एलोकेट करते हो फिजिकल क्वांटिटी की बेसिस पे, जी जब आप ज्वाइंट कॉस्ट को फिजिकल क्वांटिटी बेसिस पे एलोकेट करते हो ना, तो ये आंसर आता है। वो हमेशा सेम ही आएगा? हाँ जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? और कोई सवाल है?